establish existence of additive identity, we are given that हमें बता दिया गया है कि n जो है वो नॉन एम्प्टी है, तो फिर n में कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंगिंग टू n। और ऊपर हमने प्रूव किया है कि अगर x n को बिलोंग करता है तो x का एडिटिव इन्वर्स भी n को बिलोंग करेगा, तो देयरफॉर माइनस x बिलोंग्स टू n, ये हमने ऊपर इस्टेब्लिश किया है। एंड देयरफॉर n हमें दिया गया है कि ये अंडर एडिशन क्लोज्ड है कि कोई भी दो एलिमेंट n के दे दिए जाएं तो उनका सम भी n में होगा, तो देयरफॉर x प्लस माइनस एक्स इन दोनों एलिमेंट्स का सम भी n में होगा। और आप जानते हैं कि x को माइनस एक्स में ऐड करेंगे तो ज़ीरो आएगा, तो देयरफॉर ज़ीरो बिलोंग्स टू n। तो हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि n में एडिटिव आइडेंटिटी भी है, एडिटिव इन्वर्सेस भी हैं, एसोसिएटिविटी वैसे इनहेरिट होती है, क्लू वैसे आपको दिया गया है, तो देयरफॉर n इज़ अ ग्रुप। Therefore n is a group। n is a group। हमें प्रूव करना है कि n जो है वो अबीलियन ग्रुप है और कम्यूटेटिविटी जो है ना वो इनहेरिट हो जाएगी, तो वी सिंपली कमेंट दैट फाइनली addition is commutative in n by inheritance। क्योंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है मॉड्यूल m में, तो ये सब n में भी कम्यूटेटिव ही होगी by inheritance। therefore n is an abelian group। therefore n is an abelian group। तो हमने सबसे पहली कंडीशन जो है मॉड्यूल होने की टू बी एन अबीलियन ग्रुप, उसे हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। सो n इज़ अबीलियन ग्रुप। वी कम टू सेकेंड सेट ऑफ कंडीशन, जिन्हें शायद हमें प्रूव करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो तो सिंपली इनहेरिट हो जाएंगी फ्रॉम m being a module। so following conditions are inherited from m together with ring R। और अब देखिए यूँ है कि मॉड्यूल m जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि आप रिंग के कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें, उनको ऐड करें और मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ आप एक्सटर्नल लॉ ऑफ कंपोजिशन अप्लाई करें, द रिज़ल्ट विल बी इक्वल टू ax प्लस bx। और अगर ये एलिमेंट x जो है वो मॉड्यूल m की बजाय n का हो तो भी ये सेटिस्फाई होगी कंडीशन। सेकेंडली a मल्टीप्लाइड विद x प्लस y इज़ इक्वल टू ax प्लस ay, ये कंडीशन भी इनहेरिट हो जाएगी। एंड थर्डली a मल्टीप्लाइड विद bx इज़ इक्वल टू abx, ये कंडीशन भी इनहेरिट हो जाएगी। एंड देन नंबर 4 1 मल्टीप्लाइड विद x इज़ इक्वल टू x, ये कंडीशन भी इनहेरिट हो जाएगी क्योंकि एलिमेंट्स m के हों या m के किसी सबसेट के हों, इस कंडीशन को, इन तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। दिस इज फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू R एंड एक्स वाई बिलोंगिंग टू n।
क्योंकि n m का सबसेट है तो ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो देयरफॉर n is left OR module as well। and therefore n is submodule of m। तो हमने ये बात प्रूव कर दी है कि जो 3 कंडीशन हमने लिखी थी, m का जो भी सबसेट उन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो सबसेट जो है वो सब मॉड्यूल होगा। और इसी किस्म की कंडीशन हमने आइडियल के लिए भी, आपको याद होगा जब हम रिंग थ्योरी कर रहे थे तो हमने इस्टेब्लिश की थी। सो हैविंग इस्टेब्लिश्ड दैट, हम एक बात नोट कर लेते हैं कि every module is some module of itself। So let m be a left OR module of m, let m be a left OR module where R is a ring with identity, left OR module, then सबसे पहली बात हम नोट कर लेते हैं कि m is सब मॉड्यूल ऑफ m itself। So m is सब मॉड्यूल ऑफ itself। m जो है वो अपना सब मॉड्यूल होगा। एंड सेकेंडली जो ज़ीरो एलिमेंट पर कंसिस्ट करने वाला सिंगलटन है ज़ीरो is also submodule of m, is submodule of m। और आप जानते हैं आइडियल्स में भी ऐसे ही होता है। रिंग्स में हर रिंग जो है वो अपना आइडियल होती है और ज़ीरो आइडियल भी आपने डिस्कस किया। और दिस सेम केस हर मॉड्यूल जो है ना अपना सब मॉड्यूल होता है और ज़ीरो सिंगलटन जो है ना ये भी मॉड्यूल m का सब मॉड्यूल होता है। सो लेट्स हैव एन अदर डेफिनेशन। प्रॉपर सब मॉड्यूल, किसी मॉड्यूल m का एक ऐसा सब मॉड्यूल जो प्रॉपर सबसेट हो m का इज कॉल्ड प्रॉपर सब मॉड्यूल। सो अ मॉड्यूल m अदर देन अ सब मॉड्यूल अदर देन m इज कॉल्ड प्रॉपर सब मॉड्यूल ऑफ m। सो लेट m बी a left OR module। whenever we say left OR module, R is a ring with identity, we have decided it once and for all। तो कभी कभी हम लिख लिया करेंगे लेकिन अक्सर हम इसको अवॉइड किया करेंगे। सो लेट m be a left OR module, then a sum module of m other than m is called proper submodule of m, then a submodule of m other than m is called proper submodule। प्रॉपर सब मॉड्यूल ऑफ m। और इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ज़ीरो इज़ प्रॉपर सब मॉड्यूल ऑफ m प्रोवाइडेड m itself is not zero module। एग्जांपल, if m itself is not zero module then
this zero module is proper submodule of M, is proper submodule of M. So ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, सो आई हैव रिटन इट. So let's discuss a proposition, and I will propose that you prove this proposition by your own, because this is very simple. Proposition says that if we are given a left R module M and family of submodules of M, then intersection of this family of submodules is also a submodule of M. So let me write this proposition. Exactly यही चीज़ है ना, आपने प्रूव कर रखी है when we were studying ring theory, that intersection of any family of ideals, intersection of any family of left ideals is a left ideal as well. So same case goes here. So let M be a left R module. Let M be a left R module. Then intersection of a family of submodules of M is a submodule of M. Then the intersection of a family of submodules of M is also a submodule of M. तो वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट. मैं सिर्फ आपको हिंट्स देने लगा हूँ कि आप एक फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ले लीजिए कि लेट आप इंडेक्सिंग फैमिली यूज़ कर लीजिए. लेट एन आई सच दैट आई बिलोंग टू आई be a family of submodules of M. Be a family of submodules of M. So आपने जो प्रूव करना है वो ये है कि you have to prove that कि इसका जो इंटरसेक्शन है आई बिलोंगिंग टू आई एन आई इज आल्सो सब मॉड्यूल ऑफ एम. जब हम रिंग थ्योरी कर रहे थे तो उसमें हमने इंटरसेक्शन ऑफ अ फैमिली ऑफ लेफ्ट आइडियल्स इज़ आल्सो अ लेफ्ट आइडियल हमने प्रूव किया था. उसमें हम एन की जगह पर हम कैपिटल आई लिख रहे थे या कोई और सिंबल हम लिख रहे थे. तो उसी को अगर आप देख रहे हैं और उसे बड़ी आसानी से आप इस प्रूफ की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इसे प्रूव करने के लिए आपने वो 3 कंडीशंस यूज़ करनी है जो हमने पीछे इस्टेब्लिश की हैं. नंबर 1 कि subset has to be non-empty. Secondly, it has to be closed under addition, and thirdly, it has to be closed under scalar multiplication. तो वो conditions use करके आप इसे बड़ी आसानी से prove कर सकेंगे. So this is fine. Now let's come to another concept. Module generated by
a subset of the module. So concept is like this: module generated by X, where X is subset of the module M. So module generated by X, X is subset of M. Before coming to this particular concept, let me give you an example and you understand that example very well. आप जानते हैं कि हमें कोई भी वेक्टर दे दिया जाए, let V be the set of vectors. Let's say in 3 dimensions, set of vectors in 3 dimensions. So then we know that V is a vector space over field of real numbers, which is in particular a ring with identity, that is field of real numbers. And we have discussed that V is a module over R. We have discussed that. ये हमने पीछे डिस्कस किया है that V is a module and R module. हमने लेफ्ट या राइट स्टेट नहीं लिखा कि R जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, और हमने प्रूव किया हुआ है कि किसी कम्यूटेटिव रिंग के ओवर कोई लेफ्ट आर मॉड्यूल होगा तो वो राइट आर मॉड्यूल भी होगा. सो वी सिंपली टॉक अबाउट मॉड्यूल इन दैट केस. सो सेट ऑफ वेक्टर्स इज अ मॉड्यूल ओवर रिंग ऑफ रियल नंबर्स. ये बात हम इससे पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं. सो वी नोट दैट ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है V, इसका एक ऐसा सबसेट हमारे पास है जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं. हम लिखते हैं IJK. दिस इज सबसेट ऑफ V सच दैट, इसे हम X कह लेते हैं, X सच दैट फॉर एनी X belonging to V or for any V belonging to कोई भी वेक्टर आपको V का दे दिया जाए, we can write कोई भी वेक्टर V आपको दे दिया जाए तो आप वेक्टर V को IJK की लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिख सकते हैं. यू कैन राइट इट V एज लेट्स से A1I प्लस A2J प्लस A3K, where A1, A2, A3 are these are real numbers. तो कोई भी वेक्टर आपको दे दिया जाए, उस वेक्टर को आप IJK की लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिख सकते हैं. तो देयरफॉर V is generated by this particular set IJK. V जो है इस पर्टिकुलर सेट यानी V का हर एलिमेंट इन एलिमेंट्स की लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिखा जा सकता है. तो देयरफॉर V इज़ जनरेटेड बाय दिस पर्टिकुलर सबसेट ऑफ V. इसे हम यूँ लिखते हैं कि वी कैन राइट इन फैक्ट वी कैन राइट
v इज इक्वल टू आर एक्स, या आप एक्स आर भी लिख सकते हैं कि आप v को x के एलिमेंट्स की लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिख सकते हैं, और लीनियर कम्बिनेशन बनाने के लिए जो स्केलर्स आएंगे वो r में से आएंगे, v इज इक्वल टू आर एक्स. So this is example of a module generated by a subset of itself. So let's have formal definition. So we can say that let R be a ring and M be a left R module. Let R be a ring with identity and M be a left R module. आप M का एक सबसेट ले लीजिए X, let X be subset of M. जैसे ये V का सबसेट था, तो let X be subset of M, be, it has to be non-empty, be a non-empty subset of M. So non-empty subset of M. Then we define, first we define the linear combination, then we define a linear combination of X as follows. Let me tell you about that. A1I plus A2J plus A3K is called linear combination of elements of X. You know these things from your background of vector spaces. So then we define a linear combination of X linear combination of X as follows. इस बात को आपने बड़े गौर से ज़रा समझना है कि इसमें करना हमने ये है कि हम ये जो X के एलिमेंट्स हैं इनको हम रिंग R के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ये जो कैपिटल X के एलिमेंट्स हैं, ये फर्ज की ये कैपिटल X का एलिमेंट है और ये हम एक रिंग का एलिमेंट ले लेते हैं A, और हम इस किस्म की तमाम प्रोडक्ट्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी X का एलिमेंट और रिंग का एलिमेंट, X का एलिमेंट और रिंग का एलिमेंट X, उनको आपस में आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए कंपोज करते चले जाइए और इन तमाम को आपस में जमा कर लीजिए. सिग्मा X बिलोंगिंग टू X, तो ये सम्मेशन होगी ओवर एलिमेंट्स ऑफ X. तो आप X के एलिमेंट्स को रिंग के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, उन तमाम रिजल्ट्स को आपस में जमा कर दीजिए. इसे हम अल्फ़ा कह लेते हैं, अल्फ़ा. अब इसमें एक बड़ा सीरियस मसला है जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं. आप याद रखिए जब हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन सिर्फ फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स की होती है. अंडर स्पेशल केसेस इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स को भी हम जमा किया करते हैं, जो आप इन्फिनिट सीरीज़ में अंडर सर्टन कंडीशंस आप करते हैं. लेकिन इन जनरल
जब भी हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन जो है वो हम फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स की ही करते हैं। अब यहाँ पर अगर सेट x के अंदर एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट नहीं है बल्कि इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स हैं x के अंदर, तो फिर ये एक्सप्रेशन जो है ना ये मुमकिन है डिफाइंड ना हो सके। इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम एक ख़ास कंडीशन लगाया करते हैं। देखिए मैं वो कंडीशन लिखता हूँ, वेयर ऑल बट अ फाइनाइट मैनी ax आर ज़ीरो, where all but a finite many a और ज़ीरो। अब इस बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि हम ये रहे हैं कि हमने इस सेट x के एलिमेंट्स को रिंग के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया। अब जिन रिंग के एलिमेंट्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिंग के ये एलिमेंट जो है ना ये तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो नहीं होंगे, बल्कि इनमें सिर्फ फाइनाइट मैनी जो है वो नॉन ज़ीरो होंगे और बाकी जो है ज़ीरो होंगे। देखिए वेयर ऑल बट अ फाइनाइट मैनी, बट के बाद हम कामा डाल देते हैं, ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। वेयर ऑल बट अ फाइनाइट मैनी ए आर ज़ीरो, ये जो एज हैं इनमें से सिर्फ फाइनाइट मैनी जो है वो लेट मी से इट अगेन, वेयर ऑल बट अ फाइनाइट मैनी, यहाँ भी हम कामा डाल देते हैं। तो कह हम ये रहे हैं कि ये सारे के सारे ए जो हैं वो ज़ीरो होंगे बट अ फाइनाइट मैनी, तो ये एज में से फाइनाइट मैनी एज जो है वो ज़ीरो नहीं होंगे, बाकी सब के सब ज़ीरो होंगे। तो इस बात को ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम यूँ करते हैं कि हम ए जो है ना इसके साथ हम x एज सबस्क्रिप्ट हम डाल देते हैं कि ये रिंग का वो एलिमेंट है जो इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फिर हम यहाँ भी हम x डाल देते हैं। तो क्या हम ये रहे हैं कि जब हम x सेट x के एलिमेंट्स को रिंग R के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो रिंग R के एलिमेंट जिनके साथ हम x के एलिमेंट्स को बारी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये एलिमेंट जो है ये इनमें सिर्फ फाइनाइट मैनी जो है ना वो नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सब ज़ीरो होंगे। देखिए वेयर ऑल बट अ फाइनाइट मैनी ए एक्स आर ज़ीरो, सिर्फ फाइनाइट मैनी ए एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होंगे, बाकी सारे ज़ीरो होंगे। मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, एक आर मैं ब्रैकेट में आर ओनली अ फाइनाइट मैनी ए एक्स आर नॉन ज़ीरो, यानी कि जिन स्केलर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें सिर्फ फाइनाइट मैनी जो है वो नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सब ज़ीरो होंगे। तो ऐसा करने से ये समेशन जो है इसमें सिर्फ फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स आपके पास बचेंगे, इसलिए एडिशन जो है वो वैलिड होगी। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बड़े गौर से समझना चाहिए। अपने तौर पर आप इसे गौर करें, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सो लेट्स कम टू अ प्रोपोजिशन। दिस इज़ लीनियर कम्बिनेशन। ये उसी तरह है जैसे पीछे हमने a1i प्लस a2j प्लस a3k देखा था, लेकिन वहाँ पर i j k चूँकि वो सेट x फाइनाइट सेट था तो वहाँ पर ये डिफ़िकल्टी नहीं आती जो हमें यहाँ पर ओवरकम करनी पड़ी थी। सो लेट्स हैव अ प्रोपोजिशन, let R be a ring with identity, let M be a left R module. So proposition, so let M be a left R module, M is a ring with identity. So let M be a left R module, let X be a non-empty subset of M, यही X जो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। तो let X be a non-empty subset of M
देन अभी हम करने ये लगे हैं कि इस किस्म की तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन का सेट हम ले लेते हैं। देन एल्फ़ा सच दैट एल्फ़ा इज़ इक्वल टू सिग्मा, यही चीज़ एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, ए एक्स एक्स, ये सबस्क्रिप्ट है, ए एक्स एक्स, वेयर हम ये सेंटेंस वेयर ओनली अ फाइनाइट मैनी ए एक्स आर नॉन जीरो, वेयर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, वेयर ओनली अ फाइनाइट मैनी ए एक्स आर नॉन जीरो। ये ज़रा अच्छा सेंटेंस नहीं समझा जाता, लेकिन टेक्निकली करेक्ट सेंटेंस यही है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको लिख दिया है। तो हम तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन का सेट हमने बना लिया है, इसका नाम आप एन रख दीजिए, एन, दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स विद एलिमेंट्स ऑफ द रिंग आर। सो वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज़ अ submodule of M, then this N is a submodule of M. So proof will be quite simple. हमें वही तीन कंडीशन यूज़ करनी है। पहले तो हमने प्रूव करना है कि दिस इज नॉन एम्प्टी, फिर इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, देन दिस इज क्लोज्ड अंडर scalar multiplication. So for first condition आप नोट कीजिए कि हमें जो दिया गया है सेट, उसमें we know that अगर आप ज़ीरो को इस सेट x के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इनको आप जमा कर लें, 0x summation runs over x belonging to x, तो ज़ीरोज़ को जब आप जमा करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास ज़ीरो आएगा। वी नोट दैट दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये जो चीज़ है ये n को बिलोंग करती है, n therefore ज़ीरो बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पर मैं आपको ज़रा बता दूँ कि हम क्यों इस सेंटेंस को प्रेफर नहीं करते। हम ये सेंटेंस प्रेफर करते हैं, वेयर ऑल बट अ फाइनाइट मैनी ए एक्स आर ज़ीरो। अब ज़रा गौर करें कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो कंडीशन ऊपर हम इस तरह से लिखते हैं ना, वो इसकी वैलिडिटी को थोड़ा सा इफ़ेक्ट करती है। आप ज़रा गौर करें, अपने तौर पर गौर करने से आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी बजाय बेहतर है कि हम यही सेंटेंस लिखें। ये दिस वेरी अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट सेंटेंस। यहाँ थोड़ी सी एम्बिग्विटी यहाँ पैदा हो जाती है, तब वो गौर करके अपने को कन्विंस करें और इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ रिप्लेस कर दें। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, वो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसे मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। बेहतर यह है कि इस सेंटेंस को आप इस सेंटेंस के साथ रिप्लेस कर लें, लेकिन उससे पहले आपने आप कन्विंस करें कि हमें ऐसा क्यों करना है। अदरवाइज़ आपके लेवल पर शायद इससे आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ गुड इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ज़ीरो n को बिलोंग करता है, और चूँकि n को एक एलिमेंट बिलोंग करता है इसलिए n जो है ये n इज़ नॉन एम्प्टी। तो ये बात फिर क्लियर हो जाती है कि n इज़ नॉन एम्प्टी। सेकेंडली हमें प्रूव करना है कि इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो उसके लिए हम कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं n को बिलोंग करने वाले। तो लेट एल्फ़ा बीटा बिलोंग टू n, देन एल्फ़ा को भी हम लिख सकते हैं सिग्मा x बिलोंगिंग टू x,
ए एक्स ये सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा ए एक्स एक्स, और इसी तरह से हम बीटा को भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, और इसे अब बी एक्स कर लीजिए, बी एक्स इंटू एक्स, और ये हम लिख देते हैं कि यहाँ पर ए एक्स और बी एक्स जो है वो ये आर को बिलोंग करते हैं, और वो कंडीशन अंडरस्टूड है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया हुआ है कि वेयर ऑल बट अ फाइनाइट मैनी ए एक्स आर ज़ीरो एंड ऑल बट अ फाइनाइट मैनी बी एक्स आर ज़ीरो, वो कंडीशन यहाँ पर भी है। तो अल्फ़ा आप ये, बीटा आप ये ले लीजिए, देन हम अल्फ़ा और बीटा को जमा करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बिलोंगिंग टू एक्स ए एक्स एक्स प्लस सिग्मा एक्स बिलोंगिंग टू एक्स बी एक्स एक्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज, आप सिग्मा के रूल्स अगर आप जानते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा एक्स बिलोंगिंग टू एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, एंड वी नो दैट सिंस ए एक्स प्लस बी एक्स जो है वो ये चूँकि रिंग आर को बिलोंग करता है, देयरफॉर इसको जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x जो है वो मॉड्यूल का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट जो है वो मॉड्यूल को बिलोंग करेगा, इन तमाम का सम भी मॉड्यूल को बिलोंग करेगा विद दैट पर्टिकुलर कंडीशन को ओनली फाइनाइट मैनी जो है वो इसमें जो है वो नॉन जीरो बचते हैं बस बाकी। सो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो n को बिलोंग करेगा, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू n, तो देयरफॉर n इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, देयरफॉर n इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो ये सेकंड कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन अबाउट क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए हमें एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेनी है और एक एलिमेंट हमें रिंग का लेना है। तो फॉर क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप एक एलिमेंट जो है वो रिंग आर का ले लीजिए, लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू एन, देन अल्फ़ा जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगी, देन अल्फ़ा इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन सिग्मा एक्स बिलोंगिंग टू एक्स ए एक्स एक्स, वेयर ए एक्स बिलोंग टू आर, और वो अंडरस्टूड है क्योंकि हम ऊपर इस चीज़ को डिफ़ाइन कर चुके हैं। देन अब हम a को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं, देन a अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, हमें a को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, सो a मल्टीप्लाइड विद सिग्मा x बिलोंग्स टू x a x x, एंड दिस इज़ इक्वल टू, आप जानते हैं कि समेशन
ये ए जो है ये ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात आप मॉड्यूल की जो कंडीशंस है ना वहाँ से यू लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग। और ये सिर्फ फाइनाइट मैन यहाँ सर्वाइव करेंगे, याद रखिए। हम जो कंडीशन हम दी हुई है उसमें फाइनाइट मैन की समीशन यहाँ बनती है सिर्फ। सो दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा x बिलोंग्स टू x ए एक्स, ये a और ax डिफरेंट है एक दूसरे से, मल्टीप्लाइड विद x। और ये एलिमेंट ax जो है ना ये r को बिलोंग करता है, सिंस ax बिलोंग टू r, देयरफॉर ये जो समेशन है सारी की सारी ये, यानी कि रिंग के एलिमेंट को मॉड्यूल के एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मॉड्यूल के एलिमेंट आएगा। और मॉड्यूल के एलिमेंट्स को जमा करने, फाइनाइट मैनी जमा करने से भी मॉड्यूल के एलिमेंट रिजल्ट आएगा। देयरफॉर ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू n, अल्फ़ा n का एलिमेंट था और ये फिर n का ही एलिमेंट आपको मिलेगा। तो देयरफॉर n इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Therefore, n is closed under scalar multiplication. And therefore n is submodule of m. Therefore n is submodule of m। ये बात हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इसमें एक बात नोट कीजिए, हम सिर्फ एक फ्रेज़ है जो हम यूज़ किया करते हैं। हमें मॉड्यूल m का एक नॉन एम्प्टी सबसेट x गिवन था और हमने x की तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस ली हैं विद एलिमेंट्स ऑफ द रिंग R। उन तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस के सेट को हमने प्रूव कर दिया है कि वो M का सब मॉड्यूल होगा। सो इन दिस केस वी राइट, इन दिस केस ये नोटेशन हम यूज़ करते हैं कि n जो है ये बराबर है और x के। ये नोटेशन ज़रा नोट कीजिए ख़ास तौर पर। और x के मानी ये हैं कि ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट x है m का, इस सबसेट x के तमाम एलिमेंट्स की रिंग R के साथ लीनियर कम्बिनेशन इस तरीके से कि रिंग R के एलिमेंट जो है ना वो x के एलिमेंट्स की लेफ़्ट हैंड साइड पर रहेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पर। क्योंकि m लेफ़्ट आर मॉड्यूल है तो n भी आपके पास लेफ़्ट आर मॉड्यूल ही बनना चाहिए जो कि m का सब मॉड्यूल है। तो n इज़ इक्वल टू आर एक्स के मानी ये है कि n जो है वो x के तमाम एलिमेंट्स की x के एलिमेंट्स की तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन का सेट है विद कोएफिशिएंट्स फ्रॉम रिंग R। n इज़ इक्वल टू आर एक्स के मानी ये है कि ये x के एलिमेंट्स की लीनियर कम्बिनेशंस हैं। सो दिस व्हाट वी मीन बाय दैट। और लीनियर कम्बिनेशन इस तरीके से कि रिंग के जो कोएफिशिएंट्स जो आप रिंग से लेंगे वो x के एलिमेंट्स की लेफ़्ट हैंड साइड पर आएंगे। सो लेट्स हैव अ डेफिनेशन। लेट m be a left R module let x be subset of m be a non-empty, हमें ये लिखना पड़ता है साथ, be a non-empty subset of m। अब आप यूँ करेंगे x की तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बना लें,
एक्स की तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन एक्स के एलिमेंट्स की विद कोएफिशिएंट्स फ्रॉम आर के कोएफिशिएंट जो है ना, आर के एलिमेंट एक्स के एलिमेंट्स की लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे हम। अब देखो मुमकिन है कि आर एक्स ये तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो पूरा का पूरा मॉड्यूल एम ही बन जाए। सो इफ़ M is equal to set of all the possible linear combinations of elements of x, अगर वो M ही बन जाता है तो then M is called module generated by x। then M is called मॉड्यूल जनरेटेड बाय एक्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस केस में। लेट वी बी द सेट ऑफ वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल कह लीजिए। तो लेट वी बी द सेट ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर्स।